चलिए अब ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, लास्ट क्लास हम लोगों का जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया था, है ना। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते किसको थे? तो वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में और दो बात हम लोग समझे थे कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि नहीं? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा उसका जो रेट होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट आएगा वो रेट कांस्टेंट के क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? अब देखिए बाबू, इसके बेसिस पे हम लोगों का अभी स्टार्ट होने वाला कुछ ग्राफ। तो ग्राफ में अभी हम लोग देखेंगे ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ आर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको हटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं। अभी जो हम लोग ग्राफ देखेंगे ना, वो रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आपको एक दिखेगा ऑब्जेक्टिव में। आप देखते होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ग्राफ रहता है, मतलब एक क्वेश्चन देगा जिसमें 4 ग्राफ रहेगा और उसमें आपको बताना कि कौन सा जीरो ऑर्डर का, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का है और किसके किसके बीच है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ आर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि बाबू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग ग्राफ देख रहे हैं किसके किसके बीच बताइए? तो रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच। क्लियर है? रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच। अब देखिए, आपको जब भी कभी ग्राफ बनाना हो तो आपका सबसे पहला काम है, जिसके बीच में ग्राफ बोला है खींचने के लिए, सबसे पहले उस दोनों के बीच में रिलेशन यानी कि फॉर्मूला लाना। सबसे पहला काम हम लोग का यही रहेगा, समझे? रिलेशन लाना है, जिसके जिसके बीच में वो बोला है ग्राफ खींचने के लिए, उसके उसके बीच में रिलेशन लाइए, यानी कि फॉर्मूला लाइए, जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को लाइए। तो यहाँ पे बाबू हम लोगों को बोला है किसके किसके बीच में खींचने? रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में, समझे? रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस दोनों के बीच में फॉर्मूला लाएंगे, लिखेंगे वी नो दैट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू? तो रेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेकिन इसका पावर क्या होता है? जीरो। और आप जानते हैं किसी भी चीज़ पे पावर जीरो होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, है ना, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बताइए अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है? रेट इक्वल टू के और इंटू 1। अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, तो रेट इक्वल टू सिर्फ क्या हो जाएगा? के, है ना, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। अब आप बताइए बाबू, यहाँ पे रेट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, यहाँ तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो बताइए, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ये नहीं है, तो इसको बढ़ाने से रेट बढ़ेगा क्या? इसको घटाने से रेट घटेगा? ये चीज़ कल भी बताए थे। इसका मतलब रेट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब नहीं है तो रेट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक ग्राफ अभी बनाएंगे और आप लोग थोड़ा सा हमको सोच के बताइएगा, ठीक है। जैसे बाबू हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक्स वाई एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस मान लिए और इसको एक्स एक्सिस मान लिए, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा सा हमको सोच के बताइए, हम यहाँ पे ले रहे हैं रेट, क्या ले रहे हैं? मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आर, क्या ले रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ आर। और इस एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं बाबू रेट, क्या ले रहे हैं? अच्छा, रेट इक्वल टू के आया तो के का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, है ना, के का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 1, 2, 5, 10 कुछ ना कुछ होगा। तो उस वैल्यू को मान लेते हैं यहाँ पे है वो वैल्यू, के इस जगह पे। क्लियर है? तो अब आप दिमाग लगाइएगा, हम यहाँ पे 3-4 अभी लाइन ड्रॉ करेंगे और आप बताइएगा कि कौन वाला लाइन आपको लग रहा है कि ग्राफ के लिए सूटेबल होगा, सही होगा। देखिए बाबू, आपको पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाइए या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाइए, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोचिए, हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं, ये लाइन है, दूसरा लाइन है बाबू इस टाइप से, ठीक है। एक और लाइन खींच रहे ऐसा सीधा, इस लाइन का नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। बताइए रेट और रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसके बीच में आपको कौन सा ग्राफ लग रहा है जीरो ऑर्डर के लिए सही हो सकता है? ए नंबर, बी नंबर या सी नंबर? ए नंबर। चलिए बाबू, यदि आपको ए, कितने बच्चों को ए लगा है?
किसी को नहीं लगा? अच्छा बी, चलिए बी ज़्यादातर बच्चों को लगा, सी केवल एक बच्चों को लगा। तो चलिए बाबू अब देखते हैं, आप सोचिए ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। अच्छा आप जानते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और रेट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे क्या किए, देखिए ग्राफ आपका ऐसा आ गया। जो बच्चे ए नंबर सही बोल रहे थे वो देखिए कहाँ पे आप मात खाइएगा। जैसे यहाँ पे बाबू इतना आपका कंसंट्रेशन है तो आपका रेट का वैल्यू इतना आया। जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो रेट का वैल्यू इतना आ गया। तो बताइए पहले इतना था, अब बढ़ करके इतना हो गया। क्या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बढ़ने से रेट बढ़ेगा? बोलिए तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बढ़ने से रेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप तो यहाँ पे वही दिखा रहे हैं, आपका यहाँ पे रेट बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो रेट भी बढ़ गया। और आगे बढ़ाइए, देखिए यहाँ पे ले रहे हैं तो और बढ़ गया, और आगे जा रहे हैं तो और बढ़ रहा है। तो बताइए बाबू यदि आप इस ग्राफ को ले रहे हैं, क्या ये ग्राफ आपको सही लग रहा है? जैसे जैसे इधर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब बताइए क्या ये जो ए नंबर वाला ग्राफ है वो सही है या गलत है? गलत है। चलिए अब सी में एक बच्चे आए थे तो सी में भी देखते हैं। देखिए बाबू अभी आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पे, ठीक है, इस जगह जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आगे लिए यहाँ पर तो इसका ग्राफ देखिए घट गया और यहाँ पे आ गया। मतलब कि यदि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट घट रहा है। ये सी नंबर ग्राफ बता रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और रेट घटेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो क्या ये भी ग्राफ गलत है? लेकिन अब देखिए बाबू इसमें आप कितनों कुछ कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अपना सीधा जा रहा है, ना बढ़ रहा ना घट रहा, एकदम सीधा है। इसके बढ़ने से इसके घटने से ये बढ़ी घटी नहीं रहा। यही तुम लोग को चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। बताइए कौन वाला आपको ग्राफ सही लगा? बी नंबर, ए नंबर या सी नंबर? क्या आप सबको समझ में आया? तो बाबू देखिए इस टाइप का ग्राफ आपको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। तब ध्यान रखिएगा कि वो किसके किसके बीच में बोला है और किसके लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे बोला था रेट और आर के बीच में, तो यहाँ पे ले लिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और यहाँ ले लिए रेट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमको पता है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करेगा, और जब नहीं डिपेंड करते तो कांस्टेंट ये सीधा चलते रहेगा। तो ये हो गया इसका बाबू सही ग्राफ। क्या आप सबको समझ में आया? कोई परेशानी है क्या? क्लियर है? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो है बाबू वो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और समय के बीच में। समझे? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और समय के बीच में बोला है, यानी कि टाइम के बीच में। लिखिए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड टाइम। क्या क्या था? हाँ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम था। एंड टाइम किसके लिए बताइए तो? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि बाबू इस बार हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ देखेंगे। समझे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ देखेंगे, लेकिन किसके किसके बीच में बताइए तो? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। समझे? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो मैं आपको क्या बोले थे कि जब भी कभी आपको ग्राफ बनाना हो, आपका सबसे पहला काम रहेगा जिसके बीच में वो बोला है उसके बीच में एक फॉर्मूला बनाना है ना, एक फॉर्मूला लाना। तो चलिए हम लोग को आर और टाइम जो टी है उसके बीच में फॉर्मूला तो पता है, उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। हम लोग जानते हैं क्या? तो टाइम यानी कि टी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर, और बाय क्या होता है कि। लेकिन अब हमको रिलेशन लाना है टी और आर के बीच में। देखिए टी और आर के बीच में, तो टी और आर के बीच में कैसे आ सकता है? कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो के टी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के टी। अच्छा इस माइनस आर को उधर भेज दीजिए बाबू और के टी को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? आर नॉट माइनस के टी इक्वल टू आर हो जाएगा। अच्छा सोचिए कहीं पे यदि 2x इक्वल टू 3y लिखा हुआ तो हम इस चीज़ को यदि 3y इक्वल टू 2x लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है। जब दोनों बराबर है तो दोनों को कहीं भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही बाबू सोचिए जब ये दोनों टर्म इक्वल है तो इसको इधर और इसको इधर कर दे तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, है कि नहीं? अच्छा सोचिए बाबू यदि हम यहाँ पे ऐसा लिख दें
कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू, पहले माइनस के टी लिखें और फिर प्लस कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट लिख दें तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको एक रिलेशन पता है जो कि मैं आपको सॉल्यूशन में ही सिखा दिए हैं। आप यहाँ से यहाँ तक को y मान सकते हैं। ये हम लोग का m की तरह काम करेगा, ये बाबू x की तरह काम करेगा, और ये जो है सो c की तरह काम करेगा। और बताइए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसका इक्वेशन था? स्ट्रेट लाइन का। किसका था? स्ट्रेट लाइन का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लिए, y एक्सिस में कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ r है। x एक्सिस में कौन है? t है। c देखिए बाबू, c यानी कि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो थोड़ा दिमाग लगिए, जब y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है तो आप ग्राफ को कहाँ से लेके जाते हैं? सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे या सेंटर से? सेंटर से, है ना? क्या कि c का सॉरी सेंटर से ऊपर, क्या कि c का वैल्यू पॉजिटिव है तो सेंटर से कहाँ चल जाएगा? ऊपर। अच्छा, m देखिए निगेटिव है ना? m क्या निगेटिव है? तो स्लोप बताइए बाबू, निगेटिव है तो नीचे की ओर या ऊपर की ओर? तो सब चीज़ समझ में आ गया कि स्लोप नीचे की ओर आएगा लेकिन सेंटर से ऊपर कट करते हुए आएगा, है कि नहीं? सेंटर से ऊपर कट करते हुए आएगा। तो चलिए बनाइए इसका ग्राफ। y एक्सिस में कौन होगा, x एक्सिस में कौन होगा, ये भी समझ गए हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान दे बाबू तो y एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ r है और x एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ r है, और x एक्सिस में कौन है? देखिए तो x एक्सिस में t है। कौन है? t है। चलिए, अब बाबू हम लोग को यहाँ से ये तो पता चल गया है कि हम लोगों का जो ग्राफ आने वाला है वो सेंटर से ऊपर कट करेगा, क्योंकि जो y इंटरसेप्ट है यानी कि जो c का वैल्यू है वो पॉजिटिव है। क्या? पॉजिटिव है। तो सेंटर से ऊपर एक पॉइंट इस जगह हम लोग लेट कर लेते हैं बाबू कि सेंटर से ऊपर ये पॉइंट है, और ग्राफ नीचे की ओर आएगा क्योंकि m देखिए निगेटिव है, तो नीचे की ओर आएगा लेकिन सेंटर से ऊपर कट करेगा। तो ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत है? देखिए सेंटर से ऊपर कट किया और नीचे की ओर आया। अब कौन यहाँ पे क्या है उसको लिख के दिखा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग ध्यान दें तो ये y एक्सिस है और y एक्सिस में कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ r है, दे दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ r। x एक्सिस में कौन है? तो t है, दे दीजिए t x एक्सिस में। m क्या बाबू? स्लोप है, तो यहाँ पे लिख दीजिए वेयर m जो है हम लोगों का वो स्लोप है। अब बताइए स्लोप हम लोग का क्या है? बोलिए तो माइनस के, और जो c है y इंटरसेप्ट वो क्या? बोलिए तो r नॉट। इससे पूरा साफ पता चल गया कि स्लोप निगेटिव है तो नीचे की ओर आया है और c का वैल्यू पॉजिटिव है तो सेंटर से ऊपर कट गया। बोलिए कोई दिक्कत है? क्लियर है सबका? और देखिए बाबू ये जो ग्राफ है r और t के बीच आया और वही r और t के बीच यानी कि टाइम के बीच बोला था। कोई परेशानी? तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, लेकिन किसके किसके बीच है? बोलिए तो कंसंट्रेशन ऑफ r और t के बीच है। क्लियर हो गया सबका? कोई डाउट है क्या? चलिए बाबू, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे हाफ लाइफ। अब समझाते हैं हाफ लाइफ क्या होता है। देखिए हाफ लाइफ, अच्छा लाइफ का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, आयु। तो हिंदी होता है उसका मतलब थोड़ी ना होता है। लाइफ का हिंदी आयु होता है, लेकिन लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है बाबू क्या, वो हम आपको समझाते हैं। लाइफ का मतलब होता है जीवन काल। क्या होता है? जीवन काल। आप कितना दिन जिंदा रहे वही आपका आयु कहलाएगा। जैसे अभी का तो लोग तो 60-70 साल में ही मतलब एकदम ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज से पहले कुछ साल पहले आप सुने होंगे अपने दादी जी या दादाजी से कि मेरा एगो था, मतलब कि पापा, मतलब मेरे को मतलब मम्मी थी, ऐसे कोई दादाजी सब बोल रहे हैं कि मेरे जो पापा थे वो 100 साल जिए थे। 100 साल जी? अरे मेरे गांव में ना, जानते हैं, हम तो आपको 100 साल का बात बोल रहे हैं। मेरा गांव में एक बूढ़ी लेडीज़ थी, वो 140 साल जिंदा रही थी। वो हाल 2-4 साल पहले मरी है। तब 140 साल मतलब 140, मतलब कहने मतलब ये हुआ कि 135 से 40 के बीच था। 138 137 इस टाइप का, तो 140 से हुआ। 140 साल जिंदा रही है। वो अपना 3 पीढ़ी तक देख ली थी, पूरा 3 पीढ़ी, अपना बेटा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा का, सब शादी ब्याह सब। और जानते हैं, हाँ, एक बार जब उनके यहाँ गए थे, मतलब गांव गए थे हम लोग का गाँव की थी, हम लोग का भी दूर का रिलेटिव में दादी लगेगी, लगती थी, अब तो ख़त्म हो गई।
तो एक बार इस तरह गाँव गए थे, तो हमको तो मतलब हम उतना ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन जैसे मम्मी सब सुनी, मम्मी सब लोग को बताई, मतलब वो जब छोटी होगी या कभी का वो बात बता रही थी, वो यहाँ बाबा मंदिर आई थी पूजा करने, तो बोली थी कि अभी शिवगंगा और बाबा मंदिर के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसमें हम लोग आराम से आना जाना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जब पूजा करने आई थी ना, तो बोले कि मतलब पूजा यहाँ पे करना इम्पॉसिबल था कि आप शिवगंगा में जाके नहा ले या पैर हाथ धो लें और जा करके फिर वहाँ पूजा करें, वो इम्पॉसिबल था, असंभव था। मतलब लोग जा ही नहीं पाता था, इतना डर लगता था। और डर लगने के पीछे कहानी था बाबू कि पूरा जंगल ही जंगल था, बाबा मंदिर के आसपास भी पूरा जंगल ही जंगल था, बीच में छोटा सा एक मंदिर टाइप का था, बस पूरा जंगल ही जंगल था। सोचिए उसका आंखें देखा, मतलब आंखों देखा बात। 140 साल के दरमियान में क्या क्या चीज़ चेंज हुआ होगा। वो बोला स्विच लास्ट ऑन कर दीजिएगा बाबू, कितना चीज़ चेंज हुआ होगा सोचिए। हुआ क्या जानते हैं, बोले कि यदि मतलब कोई आदमी शिवगंगा से जाए भी मतलब कि पैर हाथ धोने के लिए या नहाने के लिए, तो बोला कि डंटा उंटा लेके जाना पड़ता था कि कहीं से कोई जानवर आके ना काट ले या कोई सांप बिच्छू ना निकल जाए, ऐसा डर था। अब बोला, अब बोल रही थी अभी मतलब फिर वो आई थी ना, डेथ होने कुछ दिन पहले आई होगी, तो देखी कि मतलब इतना अच्छा हो गया। अब बोले आँख बंद करके भी चल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और एक समय था कि दिन में भी वो आँख खोल के नहीं आ सकती है। 140 साल जिंदा रही, आप समझ सकते, बहुत लंबा समय है ये। तो अब बताइए बाबू, जो 140 साल जिंदा रही है उसका एज कितना हुआ, उसका आयु कितना हुआ? 140। उसका आयु कितना हो गया? 140 साल हुआ। तो एज जो है बाबू, आयु किसी का, यानी कि जो लाइफ है वो 140 साल भी हो सकता है कि 140 भी हो सकता है। ये तो हम हाईएस्ट देखे हैं। अब आज से हो गया इससे बड़ा, हमारा नानी के वो मम्मी चलो ना, वो 300 साल जिए थे। अरे हो गया। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 140। अब देखिए इससे पहले और भी लोग जिंदा रहता होगा, ज़्यादा हमको नहीं पता। जैसे माना जाता है साइंस के अनुसार भी कि लोग पहले 200-300 साल भी जी सकता था और जीता भी था। लेकिन अब बाबू कौन कितना जी रहा है वो तो सबको पता। आप तो अभी देखिए थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, आप लोग व्याकुल हो रहे हैं। अच्छा वो हो रही है, अच्छा ठीक। तो पहले का लोग को इतना ही सब दिक्कत नहीं बुझाता था। आजकल लोग कमज़ोर हो गया है, समझे, आजकल सब बहुत कमज़ोर है, झेल नहीं पाता कुछ। आजकल आयु कितना है? 70 साल काफ़ी हो गया। 1000 साल कौन 1000 जी रहा है? और 50 बोल रहे हैं ना, 50। देखिए 50 इस तरह तो मरने का तो कोई 20 साल में मर जा रहा है, वो अलग बात है, उसको हम लोग आयु नहीं मान। 50 साल से मतलब बीमारी आना शुरू हो जाता है लोग को। लेकिन हाँ 60-70 मतलब बहुत हो गया आजकल, 70 बहुत ज़्यादा हो गया, समझे। हाँ आप लोगों को 17 साल में खराब लग रहा है तो खाइए पीजिए, ठीक है, नहीं खाइएगा पीजिएगा तो लगेगा ही। हमको भी कभी कभी लगता है, हमको लगता है कि पता नहीं हम भी पार हो जाएंगे क्या, ठीक है, लेकिन फिर लगता है कि ना खाना पीना पड़ेगा। तो खाने पीने में थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी आप लोग को कैसे कुछ लगेगा बाबू, अभी आप लोग तो पूरा फ्री रहना चाहिए, ठीक है। खैर चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। किसका? मेरा। आपका पोता तक तो ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है, आपका पोता तक पढ़ा देंगे। देखिए हम आप लोगों को कई बार बोले हैं कि मेरा 50 प्लस होगा ना तब हम यहाँ से संन्यास ले लेंगे। 50 प्लस मैंने 55 साल, 55 साल हो जाएगा हम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देंगे और 30 साल पढ़ाएंगे अभी हम। हाँ न, मतलब जब मेरा शरीर काम नहीं करने लगेगा, मतलब 55 तक हमको लग रहा है कि नहीं करेगा, तब हम छोड़ देंगे पढ़ाना। इसके बाद खाली सोएंगे और क्या करेंगे? मेरा वाला जो आएगा उसे हमको खिलाएगा, सदाइए क्या हम ही कमाएंगे बताइए। खैर चलिए बाबू यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए कहने का मतलब है बाबू, देखिए कोई 140 साल भी जिंदा रह रहा है, लेकिन अब जो आयु हो गया वो 70 हो गया। कितना हो गया? 70। अच्छा आप जानते हैं, तो जो 70 साल जिंदा रहा उसका जो लाइफ है वो 70 साल का हुआ है ना, उसका लाइफ 70 साल का हुआ, उसका जीवन काल केवल 70 साल का रहा। अच्छा जानते हैं बाबू, कुछ बच्चा ऐसा होता है ना जो कि 5 साल में ही मर जाता है। ऐसा बहुत सारा घटना सुने हैं। कैसे? तो कर्मा हुआ, कर्मा पर्व जानते हैं ना, कर्मा हुआ, नदी में बह गई, बच्ची थी,
तो बताइए वो बेचारी की एज कितना, मतलब उसका आयु कितना रहा, 5 साल का रहा कि नहीं रहा। कोई बच्चा था 4 साल का, कोई बच्चा था, वो अपना दोस्त के साथ चले गया नहर में नहाने। अब नहर में नहाने गया, वो बेचारा उसको स्विमिंग आता नहीं था, तैरने उड़ने नहीं जानता था। उसका दोस्त था 12 साल का, वो कूदा, वो भी कूद गया, उसको देखा देखी 4 साल वाला, वो बहा करके कहाँ चले गया, उसको मगरमच्छ खा गया। तो इसका आयु कितना रहा, 4 साल का रहा। इसका मतलब बाबू आयु जो है लाइफ वो 70 साल ही होगा या 140 साल का फिक्स नहीं है। 4 साल 5 साल भी हो सकता है कि नहीं, 5 साल भी हो सकता है। रुकिए ना, बातचीत नहीं कीजिए, रुकिए ना, अभी और समझाते हैं। देखिएगा, आप बहुत बार ऐसा सुनेंगे कि कोई बच्चा था, गांव में ऐसा अक्सर होता है कि बच्चा, उसका 1 साल उम्र हुआ, 1 साल एज हुआ, उसका तो बीमार हो गया बेचारा, उसके गार्जियन उतना ध्यान नहीं दे पाए, खेती उती में बिजी थे, डॉक्टर के पास नहीं लाया, जब बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ तब लाया, लेकिन उसको डॉक्टर बचा नहीं पाया, डेथ कर गया। 1 साल में भी बच्चा मर जाता है। तो बताइए उसका आयु कितना रहा, 1 साल। इसका मतलब आयु 140 में से 70 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है, 1 साल। अच्छा, बहुत सारा तो ऐसा भी बच्चा होता है जो कि जन्म लिया, बेचारा ठीक था पहले, लेकिन 1 महीना मतलब जिंदा रहा वो, और कुछ बीमारी हुआ और अचानक से डेथ कर गया। ऐसा बहुत बार सुने, शॉक हो जाते हैं, अरे तो सब ठीक था, 1 महीना में से कैसे हो गया। तो 1 महीना का भी बच्चा मर जाता है। तो बताइए उसका आयु कितना रहा, 1 महीना रहा। इसका मतलब आयु बाबू लाइफ जो है 1 मंथ भी हो सकता है। रुकिए 1 मंथ भी हो सकता है। अच्छा, बहुत बार तो ऐसा होता है कि कोई बच्चा था, मानो सब ठीक था, लेकिन उसका जन्म का 7-8 दिन हुआ और उसका तो बीमार पड़ा। अब डॉक्टर उसको इलाज किया लेकिन ठीक नहीं कर पाया, 15 दिन में बेचारा मर गया। अच्छा रुकिए ना, सब जगह जाएंगे, तो 15 दिन में मर गया। तो बताइए आयु कितना दिन का हो गया उसका, 15 दिन का। इसका मतलब अब 15 दिन यानी कि दिन में भी आयु हो सकता है किसी का, है कि नहीं। अरे बहुत बार तो ऐसे होता है, आप सुने होंगे कि अरे सब तो ठीक था, कैसे ऐसे हो गया, 1 सप्ताह में बेचारा मर गया है ना। मतलब 5-6 दिन जन्म हुआ, 7वां दिन मर गया बेचारा। इसका आयु कितना रहा, लाइफ कितना हुआ, 1 सप्ताह का रहा। वीक में भी हो सकता है किसी का, 1 वीक का भी लाइफ हो सकता है। बहुत बार तो ऐसे होता है कि बच्चा जन्म लिया, उसको ऑक्सीजन आईसीयू में समय रखा था, लगा करके ऑक्सीजन लगा करके, तो 1 घंटा ही हुआ मात्र, जन्म का 1 घंटा हुआ था और डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए, 1 घंटा में ही मर गया। तो उसका आयु कितना करा, 1 घंटा करा। उसका लाइफ कितना करा, 1 घंटा करा। तो लाइफ 1 घंटा का भी हो सकता है। अब बोले सर आप आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं, अभी देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। आप जानते हैं जो ये सब समझा रहे हैं ना, आपका मेन डेफिनेशन क्लियर हो चुका है। हाँ, इसलिए भी और थोड़ा सा समझाएंगे तब। बहुत बार तो ऐसा होता है बाबू कि बच्चा जन्म लिया, 2-4 बार यह किया, अब बच्चा कैसे रोएगा। अब बच्चा तो ऐसे नहीं रोएगा जैसे लड़की सब रोएगी, नहीं हम आज खाना नहीं खाएंगे, जो जब पापा हमको डांट दिए हम 3 दिन खाना नहीं खाएंगे। अब बाद में जाके शाम में गुपचुप खा रही है, अरे हम पापा बोले नहीं खाएंगे खाना। बताइए, तो अलग बात है। अब उतना टी बच्चा इसका स्टाइल मार के रो पाएगा, बताइए। अब आप लोग तो 1 नंबर का गधा है, आप लोग बोल रहे हैं आँखों से आंसू नहीं, जो दिल हमारे कहानी रही है, ठीक है। तो ये सब तो वहाँ पे नहीं चलेगा सबका। बेचारा छोटा बच्चा है, 2 बार ये में ऐसे किया, अब 5 मिनट मजाक बना रहे, इतना फेस देख रहे मेरा कैसा हो गया, दया लग रहा बोलने में। ही सब आप लोग सुपर गधा, आप लोग को बोलना ही पड़ेगा तो आप लोग समझिएगा। वो 5 ही मिनट में बेचारा मर गया, तो उसका आयु कितना करा, 5 मिनट, है कि नहीं, 5 मिनट। अच्छा, बहुत बार तो आप ऐसे सुने भी होंगे कि बच्चा का जन्म हुआ, कुछ नहीं, डेथ है, मरा हुआ ही बच्चा हुआ है। मतलब थोड़ा सा वैसे आँख खुला मर गया, मतलब वो लगभग मर ही चुका था। मतलब आँख खुला तुरंत मर गया, मतलब 1 सेकंड ऐसे हुआ और मर गया। केवल 1 सेकंड जिंदा रह पाया वो, है कि नहीं, केवल 1 सेकंड। अच्छा, मान लेते कि 1-2 बार रोया भी, तो 10 मतलब 1 बार रोया ऐसे किया और मर गया, मतलब 10 सेकंड में मर गया बेचारा। हंसना नहीं है, अरे अब कोई बच्चा 10 सेकंड में मरा, आपको हंसी आएगा, बताइए। तो वो बेचारा 10 सेकंड में मर गया, तो बताइए उसका आयु कितना करा, 10 सेकंड का। चलिए अब हम आपको समझा दिए सारा बात।
10 सेकंड, यही तुमको समझाना था। अभी जानते हैं, अब बताइए बाबू, सेकंड क्या है? टाइम है। मिनट भी एक प्रकार का टाइम है, बस सेकंड से थोड़ा बड़ा टाइम है। घंटा ये भी एक प्रकार का टाइम है। घंटा में 9 घंटा ने जो बजाते हैं, एक घंटा है ना, 5 घंटा 6 घंटे, ठीक है, ये भी थोड़ा सा और बड़ा टाइम है। वीक, सप्ताह, ये और बड़ा टाइम है कि नहीं? दिन और बड़ा, 15 दिन और बड़ा टाइम है। मंथ उससे भी बड़ा टाइम है। ईयर उससे भी। इसका मतलब इस सब एक प्रकार का लाइफ था। क्या था? लाइफ। कोई 140 साल जी रहा है, तो कोई 70 साल, कोई 5 साल, कोई 1 साल, सब लाइफ है। और ये सब एक प्रकार का समय है। इसका मतलब बाबू ये जो हम लोग का लाइफ है ना, ये एक प्रकार का समय है, एक प्रकार का टाइम है। क्या है? एक प्रकार का टाइम है। तो बताइए, तो रुकिए बताइए, समय को हम लोग क्या चीज़ से मापते हैं? अच्छा, लाइफ एक प्रकार का समय है या कोई और चीज़ है? अब समझ में आया? यही चीज़ हम पहले बोलते थे, आप नहीं मानते, इसलिए मैं यहाँ पे मनवा दिए ऐसे कर करके, ठीक है। तो लाइफ एक प्रकार का समय है बाबू। क्या है? समय, एक प्रकार का टाइम है। अब बताइए, टाइम को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? टी से या एस से? टी से। इसीलिए बाबू हाफ लाइफ जो है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? टी से। हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं टी से। अच्छा, टी लाइफ है, लाइफ एक प्रकार का समय है, समय को टी से, तो टी लिख दिए। और हाफ को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? 1/2 से या 3/5 से? इसीलिए इसको 1/2 बोलते हैं। टी का मतलब हो गया लाइफ, मतलब समय, और हाफ का मतलब 1/2 मतलब हो गया हाफ। तो हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं टी हाफ से। क्या चीज़ से? अब ये कहाँ से टी हाफ आया, सबका क्लियर है? हाफ का हिंदी होता अर्ध, और लाइफ का मतलब था आयु, इसलिए इसका हिंदी में नहीं हो गया अर्ध आयु। क्या हो गया बताइए तो? अर्ध आयु। बताइए बाबू, क्या हेडिंग में, डिनोटिंग में और इसका हिंदी में कोई दिक्कत है क्या? अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बाबू, एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट शुरुआत में, इनिशियल, अभी जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तब इसका कंसंट्रेशन 100 है। कितना है? 100 है। 2 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन घट करके 90 हो गया। कितना हो गया? अगला 2 मिनट के बाद घट करके इसका कंसंट्रेशन 80 हो गया। कितना हो गया? अगला फिर 2 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन हो गया 70। कितना हो गया? फिर अगला 2 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन 60 हो गया। कितना हो गया? फिर अगला 2 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन 50 हो गया। कितना हो गया? तो देखिए बाबू, जब रिएक्शन शुरुआत में 100 था, प्रारंभ में 100 था, समझे, प्रारंभ में 100 था, 2 मिनट में हो गया 90, तो इस 2 मिनट को हाफ लाइफ नहीं बोलेंगे। अगला 2 मिनट यानी कि 4 मिनट में हो गया 80, लेकिन इस 4 मिनट को भी हाफ लाइफ नहीं बोलेंगे। फिर अगला 2 मिनट यानी कि 6 मिनट में हो गया 70, इसको भी हाफ लाइफ नहीं बोलेंगे। अगला 2 मिनट यानी कि 60 होने में उसको लगा 8 मिनट, इसको भी हाफ लाइफ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही 50 हुआ कंसंट्रेशन, तो यहाँ 8 और 2 मिलकर गया 10 मिनट, इस 10 को हाफ लाइफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ। और बोलिए सर 10 को ही हाफ लाइफ का है बोले, ये सब 2 4 6 8 को काहे नहीं बोले? क्योंकि बाबू देखिए, शुरुआत में कंसंट्रेशन 100 है और इस 10वां मिनट में कंसंट्रेशन 100 का आधा 50 हुआ है ना। प्रारंभिक सांद्रण का आधा 50 हुआ है, लेकिन 10वां मिनट में। और जिस मिनट में बाबू, जिस समय में किसी भी अभिकारक का सांद्रण उसके प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाएगा, उसी समय को हाफ लाइफ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्या आप सबको समझ में आया? यदि कोई बोले हाफ लाइफ क्या, तो क्या बोलिएगा? वह समय जिस पर अभिकारक का सांद्रण उसके प्रारंभिक सांद्रण का 2 गुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, आधी होती है, उसे हाफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। क्लियर है सबका? चलिए बाबू, आप लोग अब डेफिनेशन लिखाइए हाफ लाइफ का, ठीक है। क्या लिखेंगे बोलिए तो? क्या लिखेंगे बोलिए? वह समय जिस पर किसका, मेरा आपका या अभिकारक का, जिस पर किसी अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, आधा हो जाता है, आधा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं बताइए तो?
उसे अर्ध आयु कहते हैं। क्या क्लियर है बाबू सबका? कोई परेशानी नहीं है? चलिए अब आप ही लोग बताइए, अर्ध आयु को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? इसे टी हाफ द्वारा सूचित की जाती है। क्लियर है सबका? कोई परेशानी नहीं है? अच्छा बताइए बाबू, जब समय आधा हो जाएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं, व्हेन, जब समय बाबू, व्हेन टी, जब आधा हो जाएगा, टी हाफ, देन, तब जो कंसंट्रेशन ऑफ आर होगा, यानी कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक सांद्रण का बराबर हो जाएगा या आधा हो जाएगा? आधा। इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? बोलिए, इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? आवाज़ नहीं आ रहा, क्या चीज़ से? आर नॉट। और नीचे क्या है? 2। तो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसका आधा हो गया, यानी कि आर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल का आधा हो गया। क्लियर है सबका? अब बाबू हम लोग हाफ लाइफ देखेंगे, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। किस में देखेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है ये टॉपिक आपका, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, फिर से आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, दोनों बोर्ड के लिए डेंजरस इंपॉर्टेंट में से एक है हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए निकालते हैं। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को समय का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जीरो ऑर्डर के लिए। समझे? समय का। चलिए बाबू देखिए, वैसे गर्ल्स को हम शुभ मानते हैं, आप लोग शुरू से जानते हैं, तो आज गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए काहे बाबू आप लोग बताइए, देख रहे हैं आप लोग नहीं बोलने लगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको समय का फॉर्मूला बताइएगा। गर्ल्स में आप खड़ी हो जाइए बाबू, बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समय का फॉर्मूला। टी बराबर, काहे नहीं पता है? काहे नहीं रिवीजन करते हैं बताइए? अच्छा केमिकल का क्या पता? बोलिए, वही वाला क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, आप बोल रहे सर नहीं पता, तो आपको जो पता वही वाला पूछेंगे। चलिए आप ही करें सर, बताइए। तो रिवीजन कीजिए, आप लोग रिवीजन नहीं करते इसलिए ये हाल होता है। अब से रिवीजन कीजिएगा, ठीक है? टेस्ट देते हैं? नहीं देते हैं? टेस्ट भी दिया कीजिए, समझे? अगला संडे टेस्ट होगा, हम टॉपिक तो बता ही दिए, पर फिर बोल देंगे टेस्ट जरूर। क्या उस टाइम में कहाँ क्लास रहता है? तो फिर ये थोड़ी बाबू कि एक ही जगह मतलब एक ही को टाइम होगा वहाँ पे, एक ही को रहता है। तो 2 को रहता है, तो एगो मेरा वाला दे दीजिए, एगो वहाँ दे दीजिए, समझे? तो टाइम सेट करना पड़े। आप हमको बोले एक बार भी कि सर आप टेस्ट का वो टाइम दीजिए, मेरा इसमें सेट नहीं हो रहा है। आप बोलिए, देखिए हम देते हैं कि नहीं। समझे बात को? खैर रिवीजन कीजिएगा, बैठिए। चलिए बाबू आप खड़ी हो जाइए। बैटरी लो हो गया, बैटरी लो तो रिवीजन नहीं किए? ओ आप खड़ी हो जाइए बाबू। नहीं आप भी नहीं। गर्ल्स में कोई मतलब बोहनी आज मेरा गड़बड़ कर दी है क्या? तो खड़ी पहले होइएगा तब तो। अच्छा ठीक है, टी बराबर फार्मूला। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम का फार्मूला। रिवीजन नहीं किए, पिछले क्लास ही बताए थे। आप बताइए बाबू। अरे आज तो वो नहीं है, पूरा गड़बड़ हो गया, कैसे होगा? सबसे एक एक करके पूछे, कोई नहीं बता रही है। चलिए इधर बॉयज में
आप लोग वो नहीं सही कीजिए। चलिए बाबू खड़े हो जाइएगा। छोटू आप बताइए टी बराबर फॉर्मूला। कितने बच्चे बता सकते हैं? चलिए बाबू आप खड़े हो जाइए। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। देखिए अरे कल ना बताए थे के बराबर क्या बताए थे, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई टी, और टी बराबर क्या बताए थे, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई की। यही बात बताना था, इसमें आप लोग एकदम डर रहे हैं। तब क्या नहीं आता आप लोग को, तो फिर डर का रहे थे। तो लिखिए बाबू यहाँ पे देखिए। चलिए अब सब कोई मिल के बताइए। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। बताइए टी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, बोलिए तो। अब समझ में आया? देखिए बाबू वेन, जब समय टी जो है सो टी हाफ हो जाएगा, देन तब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, बताइए तो। आर नॉट बाई टू का। किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट बाई टू का। अब यहाँ पे लिखिए बाबू नाउ। अब यहाँ पे लिखिए नाउ। अब इसको लिखिए टी इक्वल टू क्या है, बोलिए तो। आर नॉट माइनस आर बाय की, यही ना है। चलिए इसको चेंज करते हैं। देखो बाबू जब समय आधा हो जाएगा टी हाफ, तब आर का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, बताइए तो। आर नॉट बाई टू के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट बाई टू के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ रखिए क्या हो गया, देखिए तो टी हाफ हो गया इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू, और बाई क्या हो जाएगा के, होगा ना के। एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाय टू के, ये वाला जो दो एलसीएम लीजिए के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू के। अब इसमें इसको माइनस कीजिए बाबू तो टी हाफ, इसीलिए टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाय टू के, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाय टू के। अब यहाँ पे जो जो चीज़ है उसको लिख दीजिए। वेयर टी हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए तो हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। आर नॉट को क्या बोलते हैं बाबू, बताइए तो। इनिशियल कंसंट्रेशन किसका, मेरा आपका या रिएक्टेंट का, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और के को क्या बोलते हैं बाबू, बताइए तो। रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। और टू को क्या बोलते हैं, थ्री। क्या बोलते हैं, वाह, टू को कब से थ्री बोलने लगे रे, टू तो टू एन होता है, तो बोले सर टू को बोलते हैं थ्री। अरे भगवान, अच्छा टू को मतलब दो होता है, तो एकदम फ्लो में कुछ भी बोल देते हैं क्या। चलिए अब सबको समझ में आ गया। तो देखिए हाफ लाइफ का भी हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे देख लिए, क्लियर है। चलिए बाबू अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। देखिए ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, क्लियर है। चलिए बाबू अब यहाँ पे लिखिए सब, हम क्या बोले कि जब भी कभी आपको ग्राफ बनाना हो तो, हाँ, जब भी कभी आपको ग्राफ बनाना हो सबसे पहला काम रहेगा आपका उसके बीच रिलेशन बनाना, यानी कि उसके बीच में वो संबंध देखना जिसके जिसके बीच में ग्राफ बोला गया है। तो लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बाबू क्या, टी हाफ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाय टू के। अच्छा यदि हम लोग बाबू अच्छा आप लोग जानते हैं कि टू बाय एक्स हो तो इसको हम लोग टू इंटू वन बाय एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए टी हाफ को यदि हम लोग वन बाय टू के और यहाँ पे आर नॉट लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यदि इसको हम लोग प्लस जीरो कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए बाबू ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग का बन गया y, क्या बन गया, इक्वल टू
ये हम लोग का हो गया एम, क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया एक्स, क्या हो गया एक्स, और ये हम लोग का आ गया सी, क्या हो गया सी। देखिए बाबू आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या आ गया बताइए, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है। जहाँ पे m का काम देखिए कौन कर रहा है, 1/2 कर, ये तो पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन c देखिए जीरो है बाबू, यानी कि y इंटरसेप्ट जीरो है। तो बताइए सेंटर से लेके निकलिएगा किसी और जगह से, सेंटर से। y एक्सिस पे कौन है बताइए, तो t हाफ, और x एक्सिस पे कौन है बताइए, तो r नॉट। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया बाबू y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, x एक्सिस में कौन है बोलिए, तो r नॉट, y एक्सिस में कौन है बोलिए, तो t हाफ। अब देखिए बाबू स्लोप जो हम लोग का c है, c ये है जीरो, यानी कि y इंटरसेप्ट जीरो है तो सेंटर से निकलेगा, लेकिन देखिए बाबू m का मान पॉजिटिव है तो सेंटर से इधर नीचे की ओर या ऊपर की ओर जाइएगा, ऊपर की ओर, तो ऐसे करके ग्राफ आपका ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत है। अब कौन क्या इस चीज़ को दिखा दीजिए, लिखिए वेयर, जहाँ m हम लोग का स्लोप होता है, और स्लोप कौन है देखिए, तो 1/2 के, और c क्या है बाबू जीरो। क्या क्लियर है सबका, कोई परेशानी। अब देखिए बाबू जब यहाँ तक हो गया, अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो मेन फार्मूला देखिए एक बार उसको लिख लेंगे एक जगह, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। पहला फार्मूला हम लोग देखे थे रेट इक्वल टू के, और दूसरा फार्मूला देखे थे के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, और तीसरा फार्मूला हम लोग देखे थे टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई के, और चौथा फार्मूला देखे टी हाफ इक्वल टू आर नॉट बाई टू के। क्या हो गया, आर नॉट बाई टू के। देखिए ये सारे फार्मूला को यहाँ पे लिख दिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये सब। इसके बेसिस पे आता है 3 टाइप का न्यूमेरिकल, तो ग्रुप में हम ऑलरेडी भेज दें, हम आपको दिखा देते हैं कौन सा है होमवर्क, ठीक है, आपको बनाना है। देखिए बाबू आप जैसे ही ग्रुप में आइएगा तो यहाँ पे लिखे हैं 3 जुलाई को, देखिए जीरो ऑर्डर न्यूमेरिकल, इसमें आइए, ठीक है, जीरो ऑर्डर न्यूमेरिकल इसमें आइएगा। इसमें देखिए टोटल 3 टाइप का न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें से हम कम अभी एक टाइप का बताते हैं, आप लोग बनाइएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोला, एक शून्य कोटि अभिक्रिया 10 सेकेंड में 60% पूरा हो जाती है, तब दर स्थिरांक ज्ञात करें। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक यानी कि के का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट माइनस आर बाई टी, है ना, आर नॉट माइनस आर बाई टी, वही वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, कितना दिया बाबू, 10 सेकेंड में 60% पूरा होता है। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन गिवन दैट। अच्छा बताइए बाबू कितना पूरा हुआ था, 10 सेकंड में कितना परसेंट। अच्छा सोचिए जब 10 सेकंड में 60% हो गया है तो शुरुआत में कितना परसेंट होगा, 5000 या 100, 100%। अरे परसेंटेज हमेशा कितना में रहता है, 100 में। तो बताइए बाबू शुरुआती कंसंट्रेशन 100 होगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट का मान कितना होगा बताइए, तो 100। अच्छा हो कितना गया था बताइए, तो 60% हो गया है, तो जो आपका बचा वो कितना बताइए, तो 100 में से जब 60% यानी कि 60 हो गया तो बचा कितना, 40। और इसके लिए समय कितना लगा है, 10 सेकेंड। समय कितना लगा है, 10 सेकेंड। निकालना क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं बताइए, तो के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई टी। अब आर नॉट का वैल्यू कितना है देखिए, तो 100 माइनस आर का वैल्यू कितना है, तो 40 बाय समय, समय का वैल्यू कितना है 10, 100 माइनस 40 ये 60/10 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसीलिए के बराबर हो गया 6। लेकिन अब मेन होता है कि इसका के का यूनिट क्या होगा, तो याद कीजिए बाबू के का यूनिट हम आपको बताए थे, मोल का पावर 1 माइनस एन, लीटर का पावर n माइनस 1, टाइम का पावर -1। तो सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पे n जो सो जीरो ऑर्डर है तो n का वैल्यू कितना होगा, 0। तो मोल का पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, लीटर का पावर 0 माइनस 1, और टाइम क्या चीज़ में देखिए तो सेकेंड में, सेकेंड का पावर -1 होगा ना। अब मोल का पावर 1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, मोल का पावर 1 तो लिखते नहीं है, लीटर का पावर -1, सेकेंड का पावर -1, ये हो गया इसका यूनिट।
यहाँ पे लिखिए, इसीलिए K इक्वल टू हो गया हम लोग के पास 6 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है क्या? इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या टाइप 2 बता दे क्या? एक तो बता देते टाइप 2, लास्ट है, छोड़ देता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, टाइप 2 3 अगली क्लास बता देंगे। चलिए बाबू फोटो खींच लीजिए, आज इतना ही रखिए।